हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। आज हम करेंगे सीटेट का दिसंबर 2019 का हिंदी सॉल्यूशन। तो ये लैंग्वेज फर्स्ट है और चलिए इसकी शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले पैराग्राफ दिया हुआ है गद्यांश। तो गद्यांश कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है। कुछ टिप्स मैं आज ही बता दूंगी आपको। तो ये जब भी हम पैराग्राफ या गद्यांश जो भी है सॉल्व करते हैं तो हमें गद्यांश को नहीं पढ़ना होता है, क्वेश्चंस से शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है। तो वनस्पति के सड़ने पर क्या मिलता है वातावरण को? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना होता है। जो भी पैराग्राफ में चीज़ें दी होती हैं उनको देख के ही हमें सोल्यूशन निकालना होता है उसी के अकॉर्डिंग। अब चाहे उसमें किसी भी तरह का आंसर दिया हुआ हो। और एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं, जो भी इसमें कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स अगर आप देखें तो इसमें आपको मिलेगा वनस्पतियों का सड़ना। तो वनस्पतियों का सड़ना इसमें हमें अगर देखें लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, लास्ट की कुछ लाइनों में, जैसे जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वैसे तो जनरली ये स्टार्टिंग में ही मिलता है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, लेकिन इसमें लास्ट में दिया हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लास्ट से ही फर्स्ट क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर मिल चुका है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो आप इसका जैविक खाद भी समझ सकते हैं, लेकिन हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बनाना है तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सेकंड क्वेश्चन, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा? तो इसमें देख लेते हैं हम क्वेश्चन, पैराग्राफ में ढूंढना होगा। तो अस्तित्व के समान कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो हमें देखना होगा पैराग्राफ में कहाँ पर है। स्टार्टिंग से देख लेंगे। दूसरी ओर वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और छोड़ती हैं हवा में लंबे समय तक। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे। तो हमें यहाँ पर मिल गया है, ये अनुपात की बात हो रही है लंबे समय तक। तो ये हमारे आंसर में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कीवर्ड्स हमने क्या ढूंढे थे? हवा में लंबे समय तक इसमें दिया हुआ था, तो इसमें भी हमें ये कीवर्ड्स हैं, ये हमें यहाँ पर मिल चुके। तो इससे हमने आंसर अपना ढूंढ लिया है। ये वाला पैराग्राफ ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसलिए इसमें आंसर ढूंढने में भी इतनी मुश्किल नहीं आ रही है, लेकिन कुछ टिप्स आपको हर पैराग्राफ को सॉल्व करने में फॉलो करने होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, तो अब देखिए अगर आप पैराग्राफ पढ़ते तो ये क्वेश्चन तो पैराग्राफ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रामर से आया है, व्याकरण से आया है। तो वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा ये बताना है। तो विग्रह और समास क्या होता है? समास तो होता है जो संयुक्त रूप होता है दो या तीन शब्दों का, 2 या 2 से अधिक शब्दों का कह सकते हैं। समास कहते हैं उसे जो संयुक्त होंगे, जुड़े हुए होंगे 2-3 शब्द। और विग्रह क्या होता है? उन शब्दों को अलग करना। तो इसमें विग्रह क्या हुआ है? वातावरण का। तो वातावरण का विग्रह बताना है कि क्या होगा और इसमें समास कौन सा होगा। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें वात और आवरण, ये द्वंद्व समास तो इसमें नहीं है। वात का आवरण तत्पुरुष समास,
तो जो वातावरण होता है वो क्या होता है? वात मतलब होता है हवा। तो हमारे चारों ओर किस चीज़ का आवरण बना हुआ है? आवरण मतलब वही एक तरह से कवर। हम किस चीज़ से कवर है? हमारे आसपास क्या है? हवा ही तो है। तो इसलिए हम इसे समझ सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन हो सकता है वात का आवरण। वात का बना ऐसा आवरण बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि तो होगा नहीं, क्योंकि बहुव्रीहि किसी एक विशेष चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हम कह सकते हैं नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ ये भगवान शिव के लिए यूज़ होता है। तो कुछ डिफरेंट वर्ड्स होते हैं इसमें, ये डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊँगी। वातावरण रूपी बात, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और तत्पुरुष समास है इसमें। तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है? एक तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है ये वाला, और दूसरा क्या होता है इसमें जब विग्रह होता है इसका, तो कारक चिन्ह आप देख सकते हैं। जैसे कि वात का जो है ये आपका का, ये कारक चिन्ह बोलते हैं। ये सब इस तरह के शब्दों को, का की के इस तरह के शब्दों को बोलते हैं हम कारक चिन्ह। तो ये इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे, ने से द्वारा, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। तो श्वास और ऑक्सीजन शब्द कौन से हैं? ये हो जाएंगे आपके, अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, ये तद्भव पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम तो हम मान सकते हैं, लेकिन तद्भव नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है। तो इंग्लिश का वर्ड है तो देशज भी नहीं होगा, आगत हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा आगत, और श्वास हो जाएगा हमारा, देशज नहीं है, ये हो जाएगा तत्सम। तत्सम वो होते हैं जो हम संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में यूज़ होते हैं शब्द, संस्कृत से आए हुए शब्द तत्सम कहलाते हैं। और आगत होते हैं जो दूसरी लैंग्वेज से आए हुए होते हैं, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, पुर्तगाली हो, आपकी तुर्की हो, या फिर आपकी इंग्लिश हो, कोई और भी लैंग्वेज हो, उसमें से कुछ शब्द हमारे लैंग्वेज में आए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं आगत शब्द। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। 95 है, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। तो क्या है? तो ये लंबे समय तक आप एक बार पैराग्राफ में दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को आपको अगर पता लगाना है तो आप एक बार वाक्य में देखें किस तरह से यूज़ हुआ है। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लंबे स्तर तक रहा अगर, तो इसमें क्या होगा? लंबे स्तर तक रहने पर इसमें क्या हुआ है, ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो आपकी क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ना आपका, तो ये लंबे समय तक ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बता रहा है, जो काम होगा उसकी विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले होते हैं शब्द क्रिया विशेषण। तो इसमें आ जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें संज्ञा तो ये हो नहीं सकता, संज्ञा में तो नाम वगैरह होते हैं, सर्वनाम भी नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं इसे, सर्वनाम भी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के जगह पर यूज़ होते हैं। विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, मतलब संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं ये, तो ये भी नहीं होगा। तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो क्रिया विशेषण होगा। फोर्थ मतलब हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादातर बात किस चीज़ की हुई है? CO2 और O2 की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन।
क्योंकि ये तो कोई टाइटल जैसी चीज़ें नहीं लग रही हैं। तो ये हो जाएगा इसका विषय, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। नेक्स्ट है विनिमय का अर्थ है। विनिमय का अर्थ देखना होगा हमें, वाक्य कैसे वाक्य में यूज़ हुआ है ये। तो ये आ गया विनिमय। तो विनिमय क्या है? वातावरण और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। तो वातावरण और वनस्पतियाँ क्या करती रहती? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं और लेती हैं। तो इस तरह क्या होता है? आदान प्रदान होता रहता है। तो आदान प्रदान को हम क्या बोल सकते हैं? आदान प्रदान को हम बोल सकते हैं लेना देना। तो लेना देना हो जाएगा इसका आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको इस तरह से मिलेंगे कि आपको वाक्य में किस तरह से यूज़ हुए हैं वो आपको देखने होंगे। जैसे कुछ शब्दों का मीनिंग पूछा जाता है तो वाक्य में किस तरह से प्रयोग हुए हैं उसके आधार पर उसका आंसर दे पाएंगे आप। तो हम सांस के साथ क्या कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं? तो ये तो बहुत इजी है, ये तो पैराग्राफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारी का स्वभाव कैसा होता है? तो इसके लिए भी हम पैराग्राफ देख लेते हैं। स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव कुछ इस तरह का कीवर्ड हमें ढूंढना होगा। जैसे दिया है, हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतु, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। इट मीन्स ऐसा ही मतलब जैसा हम करते हैं वैसा ही ये कुछ जानवर भी करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं किस तरह से है। मानव से भिन्न है? नहीं है। सिमिलर है कुछ, मानव के विपरीत भी नहीं है, अपोजिट तो नहीं है। मानव की तरह है, हाँ ये हम मान सकते हैं, ऑप्शन ये सही होगा। विचित्र प्रकार का है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो अब आ गया है आपका पद्यांश, काव्यांश भी बोल सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं, एक तो गद्यांश दिया होता है और एक दिया होता है पद्यांश। तो पद्यांश आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है, गद्यांश में तो सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। इसमें तो मीनिंग आपको ढूंढना होता है इनका। तो पहला पद्यांश से पहला क्वेश्चन है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? पोएम देख लेते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो ये भिक्षुक कविता से लिया गया है। तो और वैसे भी जिस तरह से ये इसके लक्षण बताए गए हैं तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं ये किसी भिक्षुक या भिखारी की बात हो रही है। तो ये निराला जो कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी कविता है ये भिक्षुक, उससे कुछ लाइनें ली गई हैं। तो इसमें क्या है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, यहाँ पर ये लाइन दी हुई है। पेट पीठ दोनों कब मिलते हैं? पेट मतलब अंदर जब धंस जाएगा तो तभी तो पेट पीठ एक जैसे लगेंगे। तो इसका मतलब यही है। तो पेट कब धंसता है हमारा? जब हमने कुछ खाया ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकुड़ कर बैठना नहीं होगा, झुककर चलना भी नहीं होगा, कुछ भी भोजन न करना सही हो जाएगा, भीख मांगने नाटक तो बिल्कुल नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। कलेजे के दो टूक करना, अब वो ऐसे फटे हाल है, भीख मांग रहा है तो उसका क्या हाल होगा? खुश तो वो नहीं होगा ना। और बाकी टुकड़े टुकड़े करना तो होगा नहीं। तो मन को कष्ट पहुंचाना, तो वो कष्ट में है। तो ये क्या है? एक मुहावरा है। मुहावरे का यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसका अर्थ होगा मन को कष्ट पहुंचाना, चीर फाड़ नहीं। ये मतलब
ये तो कुछ अलग ही सेंस दे रहे हैं, कठिनाई पैदा करना भी नहीं होगा, तो ये उसका आंसर जो है सेकेंड ऑप्शन। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? ये तो ऑब्वियस सी बात है, छुपाना तो नहीं चाहता है, कुछ होगा तभी तो छिपाएगा। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता नहीं, अपनी गरीबी नहीं, ये भी नहीं, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। हाँ, वो कुछ अन्न चाहता है या फिर आटा भी मांगते हैं कुछ लोग, तो इसका हो जाएगा अन्न चाहता है। फिर है मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, अनुनासिक, नासिक्य या फिर शिरोरेखा। तो देखिए मैं बता देती हूँ, अनुस्वार होता है बिंदु, सिंपल बिंदु जो ये होता है। अनुनासिक होता है ये चंद्र बिंदु। नासिक्य होता है जो नाक से उच्चारण होता है जिनका, 5 होते हैं ये। और शिरोरेखा होता है जैसे कोई भी शब्द हम लिखेंगे, मान लीजिए हमने आप लिखा, तो अब क्या है, ये अजीब सा लग रहा है, तो इन शब्दों को मिलाने के लिए, इन अक्षरों को मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लाइन खींच देंगे। तो ये जो लाइन है ऊपर की, इसे ही बोलते हैं शिरोरेखा। तो इसमें क्या होगा, चंद्राकार बिंदु का मतलब होता है अनुनासिक। अनुनासिक के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी आने वाले वीडियो में। नेक्स्ट है, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है। क्या भाव है? श्रृंगार तो है नहीं, हास्य भी नहीं है, तो करुणा हो जाएगा। वीरता भी नहीं है, तो इसका सिंपल सा आंसर है करुणा। तो वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? मतलब ये किसे संकेत कर रहा है? तो गांधी जी तो नहीं है, अतिथि भी नहीं है, तो भिक्षुक के बारे में हमने बात की थी, भिक्षुक ही है। अब ये थे आपके 15 क्वेश्चंस कंटेंट बेस्ड, हिंदी कंटेंट पर बेस्ड थे, और 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी बेस्ड आ गए हैं। तो इसी तरह से पैटर्न आता है सीटेट का, 15 क्वेश्चन कंटेंट पे होते हैं और 15 क्वेश्चन होते हैं आपके पेडागोजी के। अब सॉल्व करेंगे पेडागोजी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य हो सकता है? प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना। मात्र, मैंने जब आपको सीटेट का फर्स्ट टाइम पेपर सॉल्व करके बताया था एसएसटी का, उसमें मैंने आपको ये कुछ वर्ड्स बताए थे जो उसको आंसर को सीमित करते हैं, एक लिमिट बांध देते हैं, तो वो हमारे आंसर कभी भी सही नहीं होते। जैसे मात्र हो गया, मात्र, केवल हो गया, तो इसमें भी इस तरह के आंसर दिए हुए हैं, तो ये तो फोर्थ भी नहीं होगा हमारा। निजी अनुभवों को केवल लिखकर भी अभिव्यक्त करना, केवल सिर्फ एक ही ऑप्शन की जो बात करे, फिर लिमिटेड कर दे, वो कभी भी आंसर हमारा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर मात्र का यूज़ हुआ है, ये भी नहीं होगा। सेकंड हो सकता है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, दूसरे के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन। कुछ ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है इसमें, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र भी बताया था मैंने, सीमित कर रहा है ये, सिर्फ एक ही यही उद्देश्य हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये हो सकता है। सर्वाधिक भी नहीं हो सकता, जो अति की बात करे, जो एक्सट्रीम लेवल की बात करे, वो भी नहीं हो सकता। ये भी कुछ लिमिट से ज़्यादा हो गया तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो कम आंका जा रहा है, ये भी नहीं होगा, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। पढ़ने का अर्थ है, पढ़ने का क्या अर्थ है? वर्णमाला का ज्ञान होना सिर्फ, ये तो होगा ही नहीं। सिर्फ वाक्य को पढ़ना आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। शब्दों को पढ़ना आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो पढ़कर समझना, जब पढ़कर कोई चीज़ समझ रहे हैं तो उस पढ़ने का कुछ मतलब बनता है। तो वैसे तो आप कुछ भी पढ़ते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको पढ़ने से।
फिर है आपका, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है। तो इसमें क्या होगा, व्याकरणिक ज्ञान नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका भाषा की बारीकी। अगर छोटे छोटे शब्दों का हम ध्यान दे रहे हैं ना, तो वो एक तरह से भाषा की बारीकी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर तो रेडियो नाटक नहीं होगा। रेडियो नाटक से इतने बड़े बच्चे नहीं समझ पाते हैं ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि सिर्फ सुनाई देगा। और कविता पाठ भी नहीं होगा। और आयु अनुरूप साहित्य ये कह सकते हैं हम। समाचार पत्र तो समझ ही नहीं पाते इतने बड़े बच्चे, ये भी नहीं होगा। तो आयु अनुरूप साहित्य सही होगा, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा बाल साहित्य आते हैं तो बच्चों के मतलब की चीज़ें होंगी तो वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, तो वो भाषा सीखने में क्या होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर है गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार है पूर्णतः सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या फिर निराधार। तो ये क्या है, जब बच्चे भाषा सीखते हैं वो हर विषय में सीख सकते हैं, हर विषय की कक्षाओं में सीख सकते हैं, तो पूर्णतः सत्य है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही लैंग्वेज की क्लास में ही सीखेंगे भाषा, क्योंकि और चीज़ों में भी वो कन्वर्सेशन करेंगे या फिर तर्क वितर्क करेंगे, तो उससे भी इनकी भाषा का विकास होगा। तो ये बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे हिंदीतर मतलब होता है हिंदी से अलग भी, ये नहीं कि बस हिंदी को ही जगह मिले। तो भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, बिल्कुल सही है। ऐसा ना हो सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ाई जाए। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, मतलब हिंदी से अलग भी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, बिल्कुल सही है। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, मतलब संस्कृति क्या है आसपास की, ऐसा ना हो कि बस एक ही चीज़ में वो सीमित होकर रह जाएं। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो फोर्थ सही हो जाएगा इसमें। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं कब सीखते हैं, अनेक पाठ्यपुस्तकें हों। पाठ्यपुस्तकें कभी भी रोल प्ले इतना अच्छे से नहीं करती हैं, क्योंकि कौन समझाएगा उन्हें, पाठ्यपुस्तकें खुद नहीं समझा सकती। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या है, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, ये सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। सरल साहित्य का चयन हो, ये कुछ नहीं लग रहा। परीक्षाओं का आयोजन हो, तो परीक्षाओं के से बच्चे नहीं सीख पाते हैं भाषा। तो भाषा सीखने के लिए आसपास का माहौल ऐसा होना चाहिए। समृद्ध परिवेश से मतलब है आसपास ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे वो उस भाषा में बात कर सकें। तो परिवेश होगा तभी वो भाषा सीख पाएंगे। जैसे हम लोगों की क्या होती है, मदर टंग हिंदी होती है। अगर हमें इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो हम मतलब ज़्यादातर लोगों की इंग्लिश आपने देखी होगी वीक रहती है। वो इसलिए क्योंकि परिवेश वो भाषा का नहीं मिल पाता है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका अवलोकन करना। तो अवलोकन करेंगे भाषा का, तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण होता है अवलोकन करना भाषा का। और द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना।
तो द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप इसमें सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, इसमें सेकंड नहीं होगा, इसमें फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा, सर्वोच्च नहीं होगा, उच्च हो जाएगा, उच्च दक्षता प्राप्त करना। फिर है आपका नेक्स्ट, भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? तो ये की जाती है क्रमिक रूप में। भाषा के जो कौशल होते हैं वो होते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो पहले लिसनिंग सीखते हैं बच्चे या कोई भी सीखे तो लिसनिंग होगी पहले। वैसे यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है। लिसनिंग पहले सुनता है बच्चा, फिर उसके बाद बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर राइटिंग। तो ये क्रम से होगा तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। तो नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो इसमें हो जाएगा आपका आगमन विधि। तो आगमन विधि क्या होती है? इसमें सबसे पहले उदाहरण समझाए जाते हैं और नियमों की बात बाद में की जाती है। और इसमें जो भी है ये इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, तो आगमन विधि हो जाएगा व्याकरण शिक्षण में। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार क्या है? किस चीज़ से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है हमारा विषयों की विभिन्न भाषाओं से, क्योंकि अलग अलग विषय में क्या होगा, अलग अलग विषयों की अलग अलग क्या होगी, टर्म्स होंगी, भाषा के शब्द होंगे अलग अलग, तो वो भाषा सीखने का अच्छा अवसर मिलेगा उसमें। तो इसमें हो जाएगा विषयों की विभिन्न भाषाओं। फिर है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो इसमें आ जाएगा भाषा स्थिति और संस्कृति। तो त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है, क्योंकि समाधानों को संबोधित ये कुछ बन नहीं रहा है, अवसरों को संबोधित ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, तो नेगेटिव ये सब कुछ खास नहीं लग रहे हैं आंसर, मतलब ये फिट नहीं बैठ रहे हैं हमारे इस जगह पर। तो हमें ये वाला ऑप्शन ही सबसे सही लग रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार क्या है? आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ये कुछ सत्य कहा जा सकता है, थोड़ा बहुत आंशिक होता है, मतलब पूरी तरह नहीं। तो ये था आपका हिंदी का सेक्शन, दिसंबर 2019 का था ये, पेपर 2 का सॉल्यूशन। बाकी सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगी अभी, और हिंदी का तो मैं करा ही दूंगी आपको सारे सॉल्यूशन, हिंदी और SST का तो मैं कराऊंगी ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।